कहानी मेरे दोस्त ने भेजी है और उसने बताया कि मैं अपनी ऑडियंस को बताऊं क्योंकि ये एक डरावनी कहानी तो है लेकिन इसमें कुछ सीखने को भी है। ये घटना है दिसंबर 2014 की और प्लेस था मध्य प्रदेश का इंदौर। उस वक्त इंदौर में ठंड का मौसम था और उस वक्त काफी ज्यादा सर्दी पड़ रही थी। रश्मि नाम की एक लड़की अपने कॉलेज लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रही थी। तभी उसका फोन रिंग करता है जिसपे माँ लिखा होता है। जब वो कॉल उठाकर बोलती है कि हाँ माँ बताइए, सब कुछ ठीक तो है? आपको तो पता था मैं पढ़ने आई हूँ, तो आप कॉल क्यों कर रहे हो? उसकी माँ बोलती है कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने फोन पर कहा कि दीपक की बाइक एक गाड़ी से टकरा गई है और उसका भाई बहुत ज्यादा इंजर्ड है। रश्मि की माँ ने उसे तुरंत हॉस्पिटल बुलाया। अब वो हॉस्पिटल रश्मि के कॉलेज से कुछ ही मिनट्स की दूरी पर था, तो वो बिना कुछ सोचे हुए घबराई हुई हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। और वहाँ गाइस वही सैड सिचुएशन थी। आईसीयू रूम के बाहर रश्मि के पूरे फैमिली मेंबर्स बहुत ही उदासी में खड़े थे क्योंकि दीपक की कंडीशन बहुत सीरियस थी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद जब डॉक्टर्स बाहर आते हैं आईसीयू रूम से, तो वो बताते हैं कि दीपक, यानी इस कहानी में जिसका एक्सीडेंट हुआ था, वो खतरे से भी बाहर है। लेकिन उसी के कुछ देर के बाद दीपक होश में आता है और जैसे ही वो होश में आता है वो इतनी तेजी से चिल्लाता है जिसकी आवाजें पूरे हॉस्पिटल में गूंजती है। इसकी वजह से दीपक को उस हॉस्पिटल के दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है जहाँ के आसपास और ज्यादा पेशेंट्स ना हो। इसीलिए रोशनी भी उसको देखने उसी रूम में गई थी। रोशनी को देखते ही दीपक अचानक से कोई गाना गुनगुनाने लगा। रोशनी को ये अच्छा लगा, भाई उसका भाई मतलब ठीक है, तो एक हल्की सी स्माइल करते हुए उसके साइड वाली सीट पर जाकर बैठ गई। लेकिन रोशनी जब दीपक से उसके एक्सीडेंट के बारे में पूछती है तो बड़ा स्ट्रेंज था ये, बट दीपक इस चीज का कोई जवाब ही नहीं देता है, जैसे उसको ऐसा कुछ याद ही नहीं है उसके साथ ऐसा कुछ हुआ भी था। लेकिन इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है, एक डरावना फैक्ट जो इस स्टोरी में जानेंगे। लेकिन उससे पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार, आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। गाइस, जैसे ही रोशनी ने दीपक से उसकी हालत के बारे में पूछा कि भाई तुम्हारा अभी एक्सीडेंट हुआ था, अब तुम कैसे हो, दीपक ने उस चीज को ऐसे इग्नोर किया जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। और रश्मि के इस क्वेश्चन पूछते ही जो बंदा अभी थोड़ी देर पहले पूरे हॉस्पिटल को अपने सर पर ले लिया था, इतना तेज तेज चिल्ला रहा था, वो एकदम फुर्ती से खड़ा होता है और उस रूम की विंडो पर अपना पैर रख देता है। उसकी बहन रश्मि पूछती है कि तुझे क्या हुआ अचानक से, लेकिन दीपक ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद दीपक ने अपना एक पैर खिड़की पर रखा ही था और दूसरा पैर भी रख दिया। रश्मि का दिल बहुत तेज धड़कने लगा। रश्मि जैसे ही दीपक से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, दीपक पीछे मुड़कर देखता है और हल्की सी क्रीपी सी स्माइल देता है, पर उसका चेहरा पूरे तरीके से बदल चुका था, एकदम डरावना लग रहा था। दीपक जैसे ही अपना दूसरा कदम भी उस पर रखता है, रोशनी भाग कर आने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक दीपक वहाँ से कूद जाता है। रोशनी बहुत डर जाती है और वो बाहर जाकर तुरंत सबको बुलाती है। लेकिन जैसे ही सब रूम में आते हैं एक ट्विस्ट आता है। वो सब देखते हैं कि दीपक तो अभी भी विंडो के पास खड़ा है, वो कूदा नहीं है। ये देखने के बाद कोई भी हैरान हो जाएगा और रश्मि भी हैरान हो गई। लेकिन कुछ देर के बाद दीपक की आवाज बदलने लगी और उसकी बॉडी भी अजीब तरीके से, डरावने तरीके से हिलने लगी, जैसे कोई उसके अंदर घुस गया हो। उसके बाद वो कुछ अजीब ही बिहेव करने लगा, ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई भी ना ऑब्जेक्ट रखा था ना कोई इंसान खड़ा था, वो बस ऐसी जगह को, ऐसी ब्लैंक जगह को बस घूरे जा रहा था। एंड गाइस, सच बताऊं तो उस कहानी में लिखा था कि ऐसा लग रहा था कि दीपक के ऊपर किसी का साया आ गया है। उसके बाद दीपक कुछ बड़बड़ाने लगा। बड़बड़ाने में अक्सर वो कहता था कि अगर रात तक दीपक को इसी हॉस्पिटल में रखा गया तो वो इसे मार देगा। डॉक्टर्स ने काफी हाई डोज वाले इंजेक्शन यूज किए इसलिए ताकि दीपक किसी भी तरीके से सो जाए। लेकिन दीपक की कंडीशन और ज्यादा खराब होने लगी। रश्मि की माँ घबरा गई। उन सबको ही लगने लगा कि दीपक अब नहीं बचेगा, तो उन्होंने सोचा कि अंत समय उसका घर पे बीते। वो उसे डिस्चार्ज करा के घर पे ले आई। जिस दिन डिस्चार्ज हुआ था उस दिन दीपक सोया। दीपक 10 घंटे सोया और उसके बाद जब वो उठता है तो वो फिर से काफी अजीब बिहेव करने लगा। वो घंटों तक रूम के बाहर बैठकर रो रो कर बस आंखें खोलकर देख रहा था। और रश्मि ने जब पूछा कि तू किसको देख रहा है भाई, तू क्यों इतना अजीब बिहेव कर रहा है, इसके रिप्लाई में दीपक ने अपनी उंगली उठाई और एक जगह पर इशारा किया। लेकिन गाइस, सबसे स्ट्रेंज और डरावनी चीज ये है कि जहाँ दीपक ने इशारा किया था वहाँ खड़ी थी उन्हीं की माँ। लेकिन शायद दीपक अपनी माँ को कुछ नहीं कह रहा था, वो कह रहा था उनके पीछे खड़े एक साये को जो शायद दीपक ही उसे देख पा रहा था। दीपक ने धीरे से रश्मि की कान में बोला, वो मुझे लेने आई है और वो हमारी माँ के पीछे खड़ी है। रोशनी जैसे ही ये सुनती है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी अचानक दीपक वहाँ से भागकर किचन की सिंक के नीचे जाकर छुप जाता है और वहाँ अंधेरे में जाकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। रश्मि फिर दीपक के पीछे गई और उससे पूछती है कि तू हंस क्यों रहा है, क्या हो गया? दीपक बोलता है, मैं नहीं हंस रहा, वो हंस रही है। पूरा परिवार ये सुनकर डर गया। माँ ने किसी तरीके से उसे स्लीपिंग पिल्स देकर सुलाया और रश्मि भी उस रात माँ के बेडरूम में ही सोई। आधी रात में जब रश्मि की आंख खुली तो उसने महसूस किया कि कोई उसके पैरों को बांधने की कोशिश कर रहा है और वो कोई और नहीं था,
वो दीपक था। रश्मि ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। दीपक से बोल भी रही थी कि क्या कर रहा है, छोड़, पागल हो गया है क्या, लेकिन तभी देखते देखते दीपक की आंखें लाल होने लगी। ऐसा लग रहा था कि लाल आंखों में एक अंधेरा चमक रहा। दीपक उसके साइड में लेट गया और उसे घूरने लगा। फिर उसने रश्मि के बाल पकड़ लिए और कस कस के खींचने लगा। रश्मि चिल्ला रही थी और दर्द के मारे उसने आंखें बंद कर ली। और जैसे ही वापस से आंखें खोली, दीपक उस रूम में था ही नहीं। उसके पैर भी खुले हुए थे और उसे लगा कि शायद एक बुरा सपना था। जैसे ही उसने करवट ली, उसका खून सर से लेकर पैर तक बह रहा था। उसने देखा कि एक औरत है जो उसके बाजू में लेटी हुई है, जिसके सर की काफी सारी चमड़ी सड़कर गल चुकी है और उसके कुछ बाल वो अपने मुंह में ही चबा रही थी। ये दृश्य देखकर रश्मि डर जाती है और वो तेज चिल्लाती है, जिससे सब लोग जग जाते हैं। और जब सब जगते हैं तो रश्मि घर वालों को सब बताती है। लेकिन तभी उनके घर की छत से दीपक के चीखने की आवाज आती है। जब सब लोग छत पे जाते हैं तो सब देखते हैं कि दीपक खुद से ही बातें कर रहा है। और जब बाकी सारे लोग दीपक को देख रहे हैं तो दीपक को जब भी रियलाइज होता है कि उसे कोई देख रहा है तो वो मुड़ जाता है और सबकी तरफ देखकर हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। फिर हंसी हंसी में रश्मि से पूछता है, तेरा पैर कैसा है, तू भी प्रिया से मिली थी क्या? ये सुनने के बाद रश्मि का चेहरा पूरा ठंडा पड़ जाता है। पूरी तरीके से उसके होश उड़ जाते हैं। वो सबके सामने रो पड़ती है क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आया कि अगर दीपक वहाँ पे था नहीं तो दीपक को ये सारी चीजें पता कैसे है। उसके बाद वो दीपक को ब्लेम करती है कि तू ही था वहाँ पे। दीपक को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो उसके एकदम पास आ जाता है, मानो उसके सर पर भूत सवार हो गया। उसने रश्मि के बाल पकड़े और कस के उसे झटका दिया, जिसकी वजह से रश्मि हवा में उड़ गई। उसके बाद जब उसके पिताजी ने उसको रोकने की कोशिश की तो दीपक ने अपने पिताजी को भी धक्का दे दिया, जिससे वो छत से नीचे गिर गए। अब बची थी सिर्फ उसकी माँ। दीपक जोर से चीखता है और बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो अपने घर में ही एक चेयर से बंधा हुआ है। एक पंडित आए थे जो कुछ मंत्र पढ़ रहे थे उसके ऊपर, और वो बताते हैं बचे हुए घर वालों को कि किस तरीके से जब दीपक का एक्सीडेंट हुआ था तो उसके साथ सिर्फ दीपक ही नहीं बल्कि कोई और भी लौटा था। अब सबको समझ में आ जाता है कि दीपक बार बार एक नाम क्यों ले रहा था, एक नाम जो था प्रिया, कि शायद उसी की आत्मा दीपक के अंदर चली गई थी और तंग कर रही थी। लेकिन इस तंग करने में उन्होंने अपने पिताजी को खो दिया। वैसी कहानी दीपक के एक फ्रेंड ने मुझे भेजी थी जो हमारा सब्सक्राइबर है। अब इस कहानी में कितना सच है कितना झूठ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज अगर लॉजिकल तरीके से सोचो तो ये भी हो सकता है कि दीपक की मानसिक संतुलन एक्सीडेंट के बाद बिगड़ गई हो और वो इस तरीके से ये सारी हरकतें जो कर रहा था वो इसी वजह से कर रहा हो। क्योंकि कई बार बड़े एक्सीडेंट्स में हमारे दिमाग पर भी काफी इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है। अब बाकी एंड में आप पे छोड़ता हूँ, आपको क्या लगता है ये दीपक की एक मानसिक स्थिति थी जिसकी वजह से ये हुआ, या फिर सच में दीपक के साथ कोई और भी लौटा था? अगर आप इन चीजों पे बिलीव करते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम सारे ही कमेंट्स को पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन है जिसके ऊपर हम नई स्टोरी बना सकते हैं और आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।